क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये मतलब ये समझ लो कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहाँ होता है वो क्रिटिकल जगह होती है ना, वहां से ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहता है। और मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा बन रहा है, इसलिए वहां बेंडिंग से भी फेलियर हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले बनाते हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के पॉइंट 1, 2 और 3 का बेंडिंग मोमेंट कितना है वो निकाल के देखते हैं। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट का कैसे निकालोगे, 1, 2, 3 का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे देखो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका रिएक्शन निकालना होगा, है ना। रिएक्शन निकलेगा तभी तो बेंडिंग मोमेंट निकल पाएगा। आर ए और आर ई निकालना होगा, ठीक है। आर ए और आर ई निकालना होगा, निकालो जरा, आर ए आर ई निकालो सभी लोग। यहाँ देखो ये बुक में ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुरंत बना के दे दिया है ना, ये स्टेप को बना के सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है। इस स्टेप को सॉल्व करना है तो बनेगा, आप निकाल लोगे बेंडिंग मोमेंट? हेलो, बेंडिंग मोमेंट निकाल पाओगे कि बताऊं इसको? सर बता दो एक बार। चलो, ये बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है ये मैं बताता हूँ, है ना। ये मतलब ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर देखो बना के दे दिया, और निकाला ही काला है नहीं यहाँ पर, है। और इसका जो है नीचे में कहानी लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ फेलियर सेक्शन, कैसे हम सेलेक्ट करें कहाँ पर फेल हो रहा है, ये हम सिलेक्शन करना है, हमको सेलेक्ट करना है। वो सिलेक्शन तो आप बाद में करोगे, है ना। ये पढ़ ही लो एक बार, है ना, इसको पढ़ ही लो। टेकिंग द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट बेयरिंग ए एंड ई, द रिएक्शन एट ए एंड ई आर। रिएक्शन निकल रहा है, देखो यहाँ पर रिएक्शन कितना निकल रहा है, 2143 एंड 2857। ठीक, रिएक्शन निकाल लो बोलता है पहले, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना कितना आएगा वो शो किया हुआ है, बोल रहा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी एट द 3 सेक्शन बी सी एंड डी, है ना। द फेलियर विल प्रोबेबली ऑकर एट द सेक्शन बी। अब ये बी में फेल होने का चांस ज्यादा है कहता है, ठीक है। बी में फेल होने का चांस ज्यादा है, तो ये ज्यादा चांस क्यों है, ये रीजन अपने को समझना होगा कि बी में फेल होने का चांस ज्यादा क्यों है। ये जो लिखा है ना, द फेलियर विल ऑकर एट सेक्शन बी,
rather than C and D, ठीक है। तो at the section C, although the bending moment is maximum, the diameter is more। अब C में क्या हो रहा है, C में ना बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, ठीक है, C में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, मगर दिक्कत यह है कि दिक्कत नहीं, मतलब वहाँ एक अच्छी बात यह है कि वहाँ का डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज हाई, ये हाई है ना। लेकिन यहाँ पर डायमीटर भी हाई है ना। इसका जो डायमीटर है यहाँ का, ये भी हाई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हाई, इसलिए यहाँ पर फेल का चांस कम है, ठीक है। फेलियर का चांसेस यहाँ पर कम हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो सी हो गया, सी को हमने समझ लिया कि सी में फेल होने का चांस कम क्यों है ना। बेंडिंग मोमेंट भले हाई है, मगर डाया भी हाई है, ठीक है, इसीलिए फेल होने का चांस यहाँ पर कम है। अब रह गया बी और डी। तो बी का भी हालत, बी और डी दोनों का हालत सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि देखो, बी में भी डायमीटर चेंज हो रहा है और डी में भी डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन बी में भी होगा और डी में भी होगा। फिलेट रेडियस दोनों का इक्वल है, ठीक है। लेकिन लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका डायमीटर जो है, ये 30 डाया है, ये जो है ये 30 डाया का है। ये देखो, ये डायमीटर 30 है इसका, और इसका डायमीटर 35 है। मतलब ये जो है ये ज्यादा बड़ा है ना, ये ज्यादा बड़ा है। और इसका बेंडिंग मोमेंट भी कम आ रहा है। अब ये तो बेंडिंग मोमेंट अभी हम निकालेंगे, ठीक है। ये कम है, और इसका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो है ये फेल होने का चांस ज्यादा है ना। इसमें मोर चांस ऑफ फेलियर, ठीक है। यहाँ पर लेस लेस चांस है, यहाँ लेस चांस है, यहाँ मोर चांस ऑफ फेलियर है, ठीक है। मोर चांस ऑफ फेलियर, उसका रीजन हम लिख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज हाई, है ना। और दूसरा डाया इज लेस, ठीक है। यहाँ लेस चांस क्यों है? क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट इज लो, ठीक है, एंड डाया इज मोर, ठीक। तो अब देखा जाए तो पॉइंट बी, सी और डी तीनों में से सबसे वीक पॉइंट जो है वो है बी, ठीक है, सबसे वीक पॉइंट है बी। तो बी को फेलियर पॉइंट मान के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको जैसे नहीं समझ में आया कि बी निकल सकता है, तो आपको बी, सी और डी तीनों को सेम तरीके से तीनों का निकाल के स्ट्रेस निकाल के चेक करना चाहिए तीनों का। मतलब अभी इस क्वेश्चन में जैसा बुक में सॉल्यूशन दिया है ना, बुक में क्या किया, केवल बी को सॉल्व करके दिखा दिया, क्योंकि लॉजिक दे दिया उसने, बी जो है वो ऐसा है करके, है ना। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल वे में सोचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा भाई कि बी में फेल होगा कि सी में होगा कि डी में होगा, है ना। बस हमको इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, बी, सी और डी तीन पॉइंट है, और यही तीनों क्रिटिकल दिख रहा है, हमको इतना ही समझ में आ रहा है इस को देख के, है ना। तो हम बी का भी स्ट्रेस निकाल के चेक करेंगे, सी का भी करेंगे और डी का भी करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है जितना बुक में बना हुआ है उसका 3 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है ना। बी के लिए कैलकुलेशन होगा, फिर सी का भी होगा, और फिर डी का भी होगा, और तब जाके हमारी समझ में आएगा, जो बेस्ट रिजल्ट जहां से आएगा वहां से हमको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट को
लेके या कैसी कितनी लाइफ उसकी कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको बनाना है। तो चलो अभी फिलहाल हम यहाँ पर लॉजिक दे दिए हैं, यहाँ तो लॉजिक दिया हुआ है कि क्यों बी को लेना है ना। तो अभी हम केवल एक ही स्टेप कंसिडर करते हैं, बी। ठीक, तो यहाँ आपको यहाँ पर लिख दिया है कि सेक्शन सी जो है उसमें बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है मगर डाया जो है वो भी ज्यादा है। तो एंड देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोल रहा है, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो सी में सेंटर में कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है ना, क्योंकि सेंटर में कहीं डाया वाया चेंज नहीं हो रहा है, कोई होल नहीं है, कोई फिलेट रेडियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सेंटर सी में स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं। ठीक है, अच्छा, सेक्शन डी में अगर हम जाते हैं तो सेक्शन डी डायमीटर ज्यादा है, सेक्शन डी का मैंने पहले ही बोला इधर का डाया ज्यादा है ना, और बेंडिंग मोमेंट कम है। तो बी जो है, बी को ही कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, है ना, सेक्शन बी को कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। चलो शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अब एक लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का ऊपर से, है, और इस पूरे मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 500 दिया हुआ है, रिलायबिलिटी 90 दिया हुआ है, और फिलेट रेडियस 3 दिया हुआ है। बस अपने को इतना ही डाटा अवेलेबल है। इतना ही डाटा के साथ अपने को क्या निकालना है, लाइफ निकालना है, लाइफ ऑफ द शाफ्ट। ठीक, तो अब हम आते हैं कि लाइफ निकालना है तो एसएन डायग्राम का क्वेश्चन है, इतना तो क्लियर है ना। एसएन डायग्राम का क्वेश्चन है, एसएन डायग्राम में अपने को क्या क्या चाहिए होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस वो दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना, एंड्योरेंस स्ट्रेस, एंड्योरेंस स्ट्रेस इसका निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इस शाफ्ट का एंड्योरेंस स्ट्रेस निकालो। तो एंड्योरेंस स्ट्रेस कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं वन बाय वन। अपनी कॉपी में बनाते जाना, क्योंकि मैं यहाँ कुछ कुछ चीजें ऐसे लिखूंगा जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अच्छा, ये तुम लोग ये बोल रहे थे ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना, ठीक है ना। तो ये पहले मैं ये बता देता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना, उसके बाद फिर अपन उसमें चलते हैं। तो ये ध्यान रखो, इधर ये 300 है, ये 100 ये 200 है ना, और ये 5 किलो न्यूटन का लोड लगा है, और टाया 30-35 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस से मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इधर 400 है, इधर 300 है, इधर ये 5 है, और ये ए और ई है, और ये सी है। चलो ठीक है, ये अलग से बनाना निकालना पड़ेगा ना, अलग से निकालना पड़ेगा। तो रुको मैं व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ कि कैसे निकलेगा। देखो, हमारा जो डायग्राम था वो डायग्राम क्या था कि एक बीम है, ठीक है, और एक बीम में यहाँ एक रिएक्शन लगा है, और यहाँ एक रिएक्शन लगा है, ठीक है, और लोड लगा था ऐसा थोड़ा हट के, है ना, लोड यहाँ लगा हुआ है, ये लोड लगा है, ठीक है, और डिस्टेंसेस वगैरह हमको दिए हुए थे। तो डिस्टेंसेस जो दिया था वो यहाँ का है 400 mm, ठीक, इधर का दिया था 300 mm, और ये जो लोड लगा हुआ है दिस वाज ऑफ 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट ई, एंड दिस वाज पॉइंट सी। ठीक है, अब हमको यह निकालना रिएक्शन, रिएक्शन इज आर ए, ठीक है, दिस वाज रिएक्शन आर ई, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम बनाने के लिए आ, आ, अच्छा, इसमें दो पॉइंट और था जो 100 डिस्टेंस पे था, है ना, एक पॉइंट ई था और एक पॉइंट वो भी था, क्या बोलते हैं, डी, हाँ। तो पॉइंट ई और डी भी कंसिडर करना पड़ेगा ना।
ठीक है, तो दिस वाज पॉइंट बी और दिस वाज पॉइंट डी, ठीक है, और ये डिस्टेंस था 100 और ये डिस्टेंस भी है 100, है ना। तो अब बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा देखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये वाला जो है इसको अपन मिटा देते हैं, इसमें मिटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इधर का डिस्टेंस है 300 और इधर का डिस्टेंस है 200, है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन वाई डायरेक्शन कंसिडर करो, और वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे, आर ए, है ना, आर ए, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस आर ई, है ना, और इज इक्वल टू 5, है ना। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। फिर आते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट, कौन सा पॉइंट ले लें, अबाउट ए ले लो, ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। एक सेकंड, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो ए पे मोमेंट लेते हैं, तो एक सेकंड है, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भी नहीं, कौन कौन सा लूं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसे बैठे रहना एक साथ, कोई आएगा तो, हाँ ठीक, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट ए लेते हैं, मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो कैसा आ जाएगा, मोमेंट अबाउट ए हो जाएगा तुम्हारा आर ई, है ना, आर ई, और आर ई मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा, आर ई मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 300, 200, 500, 6 और ये 700, है ना, 700, ठीक है। आर ई मल्टीप्लाइड बाई 700 और माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 400, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप आर ई निकालो तो कितना आता है, आर ई निकालो जरा, आर ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, निकालो कोई, जरा चेक करके बताओ कितना आ जाएगा। 2000/700 दिख रहा है, 2000/700, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है, ये आ रहा है 20/7, 2.8 20/7, 2.857। है ना। तो ये आ जा रहा है 2.857, ये आ गया। लेकिन ये जो आया ना रिएक्शन, दिस इज इन किलो न्यूटन, ठीक है ना, दिस इज इन किलो न्यूटन, ठीक है। तो और आर ए कितना आ जाएगा देखो तो, आर ए कितना आ जाएगा, 2.143।
2.143, तो ये एग्जैक्ट वही आ गया जो बुक में आया था, है ना। बुक में यही लिखा था ना, रिएक्शन इतना और इतना आएगा। उसमें न्यूटन में दिया हुआ है 2143 और 2857 न्यूटन में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अपना किलो न्यूटन में अपन लिख देते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन आ गया हमारा, ठीक है। और रिएक्शन आने के बाद अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालें। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ का निकालना है? बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी, सी और डी का निकालना है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल सा है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, कभी भी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं ना तो कंसिडर ओनली वन साइड, ठीक है। आपको केवल उस पॉइंट का एक साइड कंसिडर करना है। तो पॉइंट बी का एक साइड में कंसिडर करता हूँ, तो पॉइंट बी का एक साइड है आर ए, है ना। ये वाला साइड कंसिडर किया मैंने आर ए, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई 300। यहाँ देखो आर ए मल्टीप्लाइड बाई 300 करो, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 300। 300, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल आया, कितना निकल आया देखो तो। 642.9 किलो न्यूटन। 642.9, है 9। ना। क्या क्या किलो न्यूटन मिलीमीटर, है ना। किलो न्यूटन मिलीमीटर में आ गया। इसके बाद दूसरा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, इसको भी एक साइड कंसिडर कर लो, इधर ही का लेफ्ट साइड। तो ये आर ए इंटू 400 हो जाएगा, है ना। आर ए इंटू 400, 875.2। कितना? 857.2। 8 57.2। 57.2, ठीक है। तो यही था, उसमें यही दिया हुआ था, है ना। ये तो एक 600 में था, ये एक 800 में था और एक 500 में था, है ना। तो 500 वाला कौन सा हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। पॉइंट डी का बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालोगे ना, तो आप कंसिडर कर लो राइट साइड, है ना। लेफ्ट साइड से भी निकल जाएगा। लेफ्ट साइड से निकालोगे तो क्या होगा? आर ए इंटू 500 माइनस 5 इंटू 100, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड से निकालोगे तो आर ई इंटू 200, तो आर ई इंटू 200। So 571.4। हाँ, ये आ गया तुम्हारा 571.4, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा ये डायग्राम जो है, ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। ये इधर का हो गया 600, फिर हो गया हमारा 800 और फिर हो गया हमारा 500, ठीक है। और फिर ये चला गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ का आ गया 642.9, यहाँ का जाता है 857.2 और यहाँ का जाता है 571.2, ठीक है। अभी क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना क्लियर है सभी को, यस सर। है ना। तो ये इतना कैलकुलेशन उसमें दिया नहीं है बुक में, क्या है वो आप बना लोगे, आपको पता है, ऐसा सोच के छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो।
अब अपन आते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन के बाद हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, है ना? ये देखो, ये अपना डायग्राम यही वाला बन के आ गया, है ना? तो ये अपना एक ये चीज क्लियर हो गई कैसे ये निकला। उसके बाद अब अपन वीकेस्ट पॉइंट जो है वो हमारा बी है ना? तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, यहाँ लेके चलते हैं कि वीकेस्ट पॉइंट बी को कंसिडर करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। वीकेस्ट पॉइंट जो है वो बी है। अब बी के लिए केवल बना रहे हैं अपन एसेंट डायग्राम, ठीक है? नहीं नहीं समझ में आता है कि बी है वीकेस्ट, तो फिर आप बी सी डी तीनों के लिए बनाओ, है ना? लेकिन अभी जैसा हमने लॉजिक दे दिया कि बी जो है वो वीकेस्ट है, क्यों है, तो बी के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसमें जो स्ट्रेस लगा हुआ है ना, पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो बेंडिंग की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। बेंडिंग है ना इसमें, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें जो लोड लगा है वो बेंडिंग लोड लगा हुआ है ना? एक्सियल लोड तो है नहीं ये, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस बन रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना बन रहा है ये देखते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज 32 MB अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है? तो पॉइंट बी का वैल्यू डाले, पॉइंट बी का वैल्यू डाल के निकाले तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, ठीक है? ये बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आ गया, ये बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आ गया, ठीक? अब यही बेंडिंग स्ट्रेस जो है, इसी की वजह से इस शाफ्ट में फटीग क्रिएट होने वाला है, ठीक है? तो दिस इज द फटीग स्ट्रेस आल्सो, ठीक है? बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फटीग स्ट्रेस, ठीक है? ये बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से ही फटीग क्रिएट होने वाला है, तो इसीलिए बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फटीग स्ट्रेस, यहाँ लगा दिए, ठीक है? तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है? ये पहला काम ये कर लिया। अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि अब इसमें अब हम निकालने जाते हैं एसिड एस। एसिड एस मतलब आइडियल, है ना? आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस कितना होगा? तो आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस जो है, आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस, तो ये होता है 0.5 टाइम्स ऑफ एस यू टी। तो ये आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस भी निकाल लिए, ठीक है? फिर तीसरा स्टेप ये है कि अब हमको क्या करना है कि इसमें के ए के बी और के सी निकालना है। तो के ए कैसे निकलेगा? ये टेबल नंबर 5.35 से निकलता है, 5.35, ठीक है? तो टेबल नंबर 5.35 हमने देखा था। मशीन्ड सरफेस के लिए आपके पास डाटा बुक होगा, खोल के देख सकते हो। मशीन्ड सरफेस के लिए टेबल नंबर 5.35, ठीक? वहां मशीन्ड सरफेस के लिए एस यू टी जब 500 होगा, एस यू टी का वैल्यू जब 500 होगा, तो के ए का वैल्यू 0.79। मैं अभी इसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बंद करूंगा तो ये सब मिट जाएगा, है ना? तो आप टेबल तो देख ही चुके हो, और उस टेबल में के ए का वैल्यू देखने के लिए आपको एस यू टी चाहिए रहता है ना? एक्स एक्सिस पे एस यू टी 500 लिखा होगा, 500 पे जाओ, और ऊपर एक लाइन बनी है मशीन सरफेस, ठीक है? तो वहां पर आपको के ए मिल जाएगा, ठीक? तो ये आपको मैं ड्रॉ करके भले दिखा सकता हूँ यहाँ पर अभी, किस तरीके से आपको दिया हुआ होगा। देखो,
ये एक ऐसा टेबल में ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है ना, और ग्राफ में आपको एक लाइन बना के दिया होगा। ग्राफ में आपको एक ऐसा लाइन बना के दिया होगा, ठीक है। और ग्राफ में यहाँ पर कहीं एक 500 का वैल्यू होगा, यहाँ पर 500 होगा, ठीक है। ये 500 होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर मशीन्ड सरफेस लिखा होगा, 2 मिनट कहता हूँ ग्राफ ऐसा ये ना, पौने पौने 12 क्या, ठीक है। ये मशीन्ड सरफेस लिखा होगा। आपको ये 500 में ऊपर जाना है और ऊपर जाके यहाँ से के ए देख लेना है, ठीक है, क्लियर। ये के ए का वैल्यू यहाँ से ऐसा देख लेना, ठीक। तो ये के ए आपको मिल जाएगा। इसके बाद 30 mm डायामीटर के लिए आपको के बी का वैल्यू 0.85 होता है। ये टेबल नंबर 5.36 है ना, टेबल नंबर 5.36 होता है ये, वहाँ टेबल में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको देखने की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है। 5.36 है ना, ये आपको मिलेगा टेबल नंबर 5.37 है ना। 90% रिलायबिलिटी के लिए अपन कई बार देख चुके हैं, केसी का वैल्यू 0.897 होता है। अब इस क्वेश्चन में ना क्यू दिया नहीं है, ठीक है, क्यू दिया नहीं है, तो क्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए के एफ का वैल्यू यहाँ पर अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन के टी का वैल्यू हम निकालते हैं। के टी मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन इस जगह पे आएगा ना, क्योंकि ये डायमीटर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये हमारा कौन सा स्टेप था, ये हो गया था चौथा स्टेप है, ये चौथा स्टेप हो गया, ये हो गया हमारा 5वां स्टेप, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 6वें स्टेप में। 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, के टी निकालना है, ठीक। तो के टी निकालने के लिए हमारे पास आ, आ, ये जो शेप है ना, ये इसको कंसिडर करते हैं। एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ थोड़ा सा बड़ा है ना, दूसरी तरफ थोड़ा सा बड़ा है ऐसा, ठीक है। ये अब आप देखो तो ये वाला जो डायग्राम है, ये कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है, डाटा बुक को ओपन करके देख सकते हो, तो देखो जरा। ये शाफ्ट होना चाहिए, है ना, जिसका डायमीटर चेंज हो रहा है। ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल अपन बना चुके हैं, जिसमें डी बाई डी और आर बाई डी निकालते हैं, है ना। तो इसमें ये डी बाई डी ये वाला है, ये है कैपिटल डी, ठीक है, और ये है स्मॉल डी, और ये फिलेट रेडियस यहाँ पर है, ठीक है। तो डी बाई डी का रेशियो निकालेंगे 1.5 आ रहा, आर बाई डी का रेशियो निकालेंगे 0.1 आ रहा। अब ये दोनों को लेते हुए हम ग्राफ में जाएंगे और ग्राफ से केटी निकालेंगे, है ना। तो ग्राफ कोई बताएगा क्या, ये ग्राफ कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है, किसी के पास है, डाटा बुक से देख के बताओ जरा, है। सर 5.4 पेज नंबर 14 5.14 पेज नंबर यस सर 5.14 में ये ग्राफ बना हुआ है। और इस ग्राफ में अगर आप जाओगे तो आपको केटी का वैल्यू दिख जाएगा, और ये ग्राफ आपको कैसा दिखता है वो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसा ग्राफ बना होगा, है ना,
और इस ग्राफ में एक लाइन बनी होगी, ऐसी डी बाई डी की लाइन होगी, है ना, डी बाई डी की लाइन होगी, डी बाई डी की लाइन होगी, और नीचे में ये आर बाई डी होगा एक्स एक्सिस में, है ना, आर बाई डी एक्स एक्सिस में होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जाके, हाँ सर ये इसमें लेकिन जो डायग्राम है हम लोगों के पास डाटा बुक में, उसमें एक्सियल फोर्स लग रहा है। अरे एक्सियल वाला नहीं, बेंडिंग वाला भी होगा, है ना। ये तुम थोड़ा सा पेज इधर उधर और पलट के देखो फिर, यस सर। है ना, उसमें वो दोनों साइड ना ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा के दिखाया होगा, एम कर, एम टी, एम बी करके लगाया होगा। गेला। मिला। कौन से पेज पे दिया है ग्राफ? नहीं मिला। जल्दी खोजो, 5 मिनट में बंद हो जाएगा। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, 5.16 पेज में हाँ दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन उसमें एम बी, एम ए और एम बी दिया हुआ है, हाँ, और बाकी डायग्राम सेम है, उसमें स्ट्रेस का रोल नहीं दिया है। एक मिनट। ये जितना मैं अभी लिखा हूँ ये सब लिख लिया हो ना, तो मैं इसको फिर बंद करूंगा तो दिखाता हूँ। इतना सब यस हो सर। गया ना ये यहाँ तक का? यस सर। चलो फिर मैं इसको यहाँ इसको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, है ना। 5 पॉइंट, देखो, हाँ, कौन सा डायग्राम आएगा मैं तुरंत बता रहा हूँ। यही वाला है, देखो ये एम टी है ना, ऐसा ही होना चाहिए। ये एम टी है, वो एम बी होगा, ये वाला, ये डायग्राम है। टेबल नंबर 5.18।
अच्छा, इसका टेबल दिया, ग्राफ तो दिया ही नहीं है। नहीं, ग्राफ ऊपर होगा, ये ग्राफ टेबल नंबर 5.17, पेज नंबर 5.16, यही है। अच्छा, इसका कर्व नीचे है, डाउन है ना? यस सर। यही वाला है। क्या लिखा था पेज नंबर? 5.16। हाँ, ये 5.16, ठीक है। जहां से आपको देखना है वहां से आपको ये केटी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना? केटी का वैल्यू मिलने के बाद अब आपको नॉच सेंसिटिविटी का भी वैल्यू देखना है। तो नॉच सेंसिटिविटी का भी एक ग्राफ बना हुआ है। नॉच सेंसिटिविटी का ग्राफ कैसा है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, नॉच सेंसिटिविटी चार्ट, टेबल नंबर 5.32, है ना? इसके लिए नॉच रेडियस चाहिए होता है। अपना नॉच रेडियस कितना है? 3। ये बंद हो जाएगा भाई, है? अपना नॉच रेडियस है 3, ठीक है। और अपना एसयूटी कितना था? 500। एसयूटी 400 ये दिया हुआ है, तो 400 के ऊपर, 400 के जस्ट ऊपर ये मान लो कि 500 है, ठीक है। उससे आप Q का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे। तो Q का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वैल्यू कितना दिख रहा है? ये करीब करीब 0.7 से ऊपर दिख रहा है, 0.745 ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। 0.75 मान सकते हैं, या 0.75 से भी थोड़ा कम ही दिख रहा है मेरे, है ना? तो ये यहाँ से आप केटी का वैल्यू देख सकते हैं, सॉरी केटी नहीं, क्यू का वैल्यू, है ना? क्यू का वैल्यू देख सकते हैं। तो अब बुक में देखते हैं, बुक में कितना लिया हुआ है। बुक में क्यू का वैल्यू लिया है 0.78 लिया है, 0.78, है ना? 0.78, ठीक। तो फिलहाल यही लेके आगे बढ़ो। अब आपको क्यू मिल गया, केटी मिल गया,